संविधान बना तो आपने 370 उसमें जोड़ दिया, और साथ साथ इतना दबाव था, यानी नेहरू जी ने इतना दबाव डाला उसको लेकर के कि उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। तो गोपाल स्वामी अयंगर, अंबेडकर, ये तमाम सारे लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपकी बात माने लेते हैं। अब आप सोचिए कि उस वक्त कितनी हिटलरशाही होगी कि इतने बड़े कद्दावर लोगों को मनाना पड़ रहा था कि उन्होंने कहा अच्छा इसके आगे टेम्पररी लिख दी। बस वो टेम्पररी लिखना ही जो उनके वारिस हैं उनको आज भारी पड़ता है। और जब 370 आ गई और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो लगा इससे बात नहीं बनी, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो आपने क्या किया, 14 मई 1954 एक और जघन्य अपराध भारत के संविधान के साथ हुआ, और इस बार खुले तौर पर डाका डाला आपने। 370 के बारे में तो फिर भी चर्चा हुई, फिर भी तमाम सारी बातों के बाद उसे माना गया और सबकी नॉलेज में था। लेकिन 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप एक आदेश जारी कर दें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीगल थे, उन्होंने कहा यह गलत है, तब भी उनकी बात नहीं सुनी थी। और जो हिटलर शाही थी उस वक्त, उसका अंदाजा आपको नहीं, लिहाजा लिखवाया गया उनसे, उन्होंने भी लिख के दे दिया। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भारत के संविधान में रातों रात जोड़ दिया गया और उसको आर्टिकल 35A के नाम से जाना जाता है। दूसरी मुझे जो इससे आगे बात कहनी, ये देश कमाल का देश है। न किसी ने सीता जी को देखा, न किसी ने रामचंद्र जी को देखा। हमारे दादा परदादा नाना दादी ने हमको जो सुनाया, जो वो कहती रही वो हमने माना, लेकिन उस पे तो डिबेट हो सकती है कि ऐसा क्यों किया था रामचंद्र जी। ऐसा लग रहा था ये देख रहे थे, वहीं खड़े हुए थे कि भाई सीता जी को ये नहीं करना चाहिए था, रामचंद्र जी को ये नहीं करना चाहिए था। उस पे डिबेट हो सकती है जो फेथ है, जो बिलीव है, जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस देश में मुझे खुशी है कि आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में मुझे दावत दी है जिसका नाम सरदार पटेल से जुड़ा हुआ है। आप लॉ की पढ़ाई करते हैं यहां, आपके सीनियर्स ने, आपके प्रोफेसर्स ने, देश भर के प्रोफेसर्स ने, रीडर्स ने, वाइस चांसलर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, मीडिया के लोगों ने क्या कभी भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जो जघन्य अपराध किया उसकी चर्चा इस देश में कभी हुई ही नहीं। उसके इंसर्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा गुस्सा अब इसलिए कम हो गया है कि वो चली गई, लेकिन क्योंकि आपने टॉपिक रखा है इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। जो इस देश में काला कोट पहन करके और इतनी इतनी बातों पे चर्चाएं होती है, आपको लगता है शायद दुनिया में हम इतने लिबरल लोग हैं कि यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 5वें माले पे कबूतर को पाला जाना चाहिए या नहीं पाला जाना चाहिए, इस पे बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। महाकाल पे पानी 250 ग्राम चढ़ाना है या आधा किलो चढ़ाना है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मुंबई की दही हांडी की लंबाई इंची टेप से अगर आधा इंच कम हो गई तो बैन लग जाएगा। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं, ये शर्म की बात है कि हमारा समाज और इस समाज को कुछ लोगों ने इतना मूर्ख समझा हुआ था कि आप इसको घुमाइए। राजनीतिक दलों की बात समझ में आती है, उनको चुनाव जीतना होता है, चुनाव में बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए इस देश की जुडिशरी ने
जो सुओ मोटो नोटिस ले लेते हैं। और मैंने पहली बार ये देख रहा हूं, विदेश का मुझे ज्यादा पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके पास अर्जी आई हुई है। इससे पहले इतने जघन्य अपराध इस देश में हुए, कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि मैं जम्मू कश्मीर जाकर के 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को इस्लामिक जिहादियों ने मारा, धर्म के नाम पे मारा, मर्डर हुए, कत्ल हुए, रेप हुए, लेकिन चीफ जस्टिस ने नहीं कहा मैं चल के देखता हूं ऐसा हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस पहली बार कश्मीर जाके देखेंगे, क्या देखेंगे पता नहीं। और किसको खुश करने के लिए चीफ जस्टिस जा रहे हैं? चीफ जस्टिस इज नॉट पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। क्या किसी भी जघन्य अपराध के बारे में जो साक्ष्य रखती है सरकार, अगर उस पर उनको शक है तो ही नोटिस इशू करें, दूसरी बार, तीसरी बार, 1000 बार मंगवाएं। लेकिन चीफ जस्टिस खुद ही मौके वारदात पे जाने लगा, तो फिर चीफ जस्टिस को हर जगह जाना चाहिए। फिर कश्मीर क्यों नहीं, फिर तो सब जगह जाइए, जहां भी क्राइम हुआ है वहां जाइए और देख के आइए अपनी आंखों से, तब फैसला लिखिए। ये इसलिए है कि कोर्ट में भी लोग हमारे समाज से गए, जो एक आम हिंदुस्तानी में। इसलिए इस देश में किसी एक आदमी को किसी कंफ्यूजन में, किसी गलतफहमी में या किसी गफलत में उसकी कुछ लोग हत्या कर दें। एक सभ्य समाज में किसी की हत्या जस्टिफाई नहीं है, उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक हत्या यूएनओ तक पहुंच जाती है, लंदन में उसके बारे में चिंता होने लगती है कि हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग हो रही है। लेकिन 70 साल किसी देश की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती, इतिहास में एक लम्हे के बराबर। इस जनरेशन को शायद वो सब न पता हो, जो कम से कम मैं जिनका गवाह हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उस दौर में भी लोग चुप रहे। वही सुप्रीम कोर्ट जो आज चीफ जस्टिस साहब गए हैं कश्मीर देखने, ये बात अलग है कि 15 नंबर को रिटायर हो रहे हैं। क्या मुझे बताएं कि मैडम इंदिरा गांधी का एक हत्यारा, उसका कोई धर्म हो सकता है, उसका कोई बिलीफ हो सकता है, उसने किस मकसद से की हत्या उनकी। लेकिन दिल्ली में, लुटियन जोन में, उस दिल्ली में जहां पावर सेंटर है, प्रधानमंत्री के बाकायदा आह्वान करने के बाद, उसे जस्टिफाई करने के बाद, टेलीविजन पे आकर के यह कहा गया। मैं कल रात, जनार्दन मिश्रा जी हैं, आपके शहर के बड़े वकील हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं कल इनसे कह रहा था कि जनेऊ का इस्तेमाल भी समय समय पे अलग अलग हुआ है। उस वक्त की वक्ती जरूरत थी, तो जो साहब हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, वो जब हिंदुस्तान आए और जब उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो क्योंकि उनकी अहलिया, उनकी धर्म पत्नी का मजहब कुछ और था, तो उनको लगा कि कहीं सवाल ये ना होने लगे कि भाई ये किसका पुत्र है और किसका पति है। तो उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पे ऊपर आए, मंच पे खड़े हुए, और पहली बार भारत ने देखा कि जनेऊ जैकेट के ऊपर भी पहना जाता है। और वो जनेऊ पहनने के बाद उन्होंने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, वो तो इतिहास में लिखा जाना चाहिए। 2 बात उसके हैं, वो अवेलेबल है, वीडियो क्लिप आप देखें और आज को जरा सी उसकी तुलनात्मक अध्ययन करें कि कैसे इस देश के अंदर पिछले 70 सालों में सत्ताओं ने इस देश में एंटी इंडिया और एंटी भारत और एंटी नेशन लोगों की जड़ें हजारों मीटर तक है। आसान नहीं है उनसे लड़ना,
आप सरकार बदलते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाती। आपने कई सरकारें बदली एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली बार बार, क्योंकि वो ही लोग सरकार चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है। उस धरती के हिलने में उस दिल्ली जहां, जिसे आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन होता है, उस दिल्ली में 3,500 सिखों का कत्ल हुआ, खुलेआम, एक तरफा हुआ, मैसेकर हुआ, कारनेज हुआ। लेकिन जो दानिश्वर लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने उसको पहले ही दिन क्या कहना शुरू किया। आप सब पढ़े लिखे लोग, मैसेकर में, कारनेज में और रॉइट में फर्क होता है। रॉइट दो लोगों के बीच में होता है, दो धर्म के मानों के पालन। तो उसको टोन डाउन करने के लिए कि ये मैसेकर नहीं था, एक तरफा कत्ल नहीं था, आपने कहा सिख दंगे। ये सुना होगा आप सबने, अक्सर सुनते हैं सिख रॉइट। अगर आप सच बात कहेंगे तो फिर लोग दूसरे सवाल ना उठाएं, लिहाजा इस नरेटिव को चलाया, सिख दंगे सिख दंगे। वो सिख दंगे नहीं थे। पूरे देश में ना एक पुलिस वाला मारा गया, ना एक हिंदू मारा गया, ना एक मुसलमान मारा गया। पूरे देश में एक तरफा आपने मारा, सरकार की कनाविस में मारा। सरकार के मुखिया ने टेलीविजन पे आके उसको जस्टिफाई किया। उनको